तीसरा क्या था, रिस्पॉन्सिव लेआउट नहीं बना सकते। फोर्थ पॉइंट क्या था, रीडेबिलिटी एंड यूज आपका मेंटेनेबिलिटी, रीड करने में दिक्कत होगी और उसके बाद मेंटेन करने में दिक्कत होगी। क्लियर है? चलो जी। उसके बाद अगर हम बात करें, इसी का आपका सॉल्यूशन क्या था, इंटरनल सीएसएस। जो इश्यूज आपको देखने को मिलते थे किसमें, सी इनलाइन सीएसएस में, वो इश्यूज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। ये इसका फायदा हो गया। क्लियर है? अब भाई इसका फायदा क्या क्या है, आप यहाँ पे सीएसएस को टैग वाइज कोड डुप्लीकेसी नहीं होती, एक बार कोड लिखो मल्टीपल बार रीयूज कर सकते हो। दूसरा, सीएसएस की हर प्रॉपर्टी हर फीचर को आप यूज कर सकते हो। अब तीसरे की बात करें तो आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। चौथे की बात करें तो रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू स्टाइल एट्रीब्यूट की उससे। और अगर आपको इंटरनल सीएसएस यूज करना है तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्टाइल एलिमेंट को। तो ये आपका हो गया। अब इसके दो ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक ये था कि कोड लेंदी हो जाएगा। ठीक है, पहली बात, कोड लेंदी हो जाएगा। एचटीएमएल का जो कंटेंट आप लिख रहे हो वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और दूसरा नुकसान क्या था कि अगर आप पेज वाइज देखो, क्योंकि अगर आप एक सिंगल पेज बना रहे हो वेबसाइट में, होता है ना सिंगल पेज, एक ही सिंगल पेज होता है, उसमें इंडेक्स पेज ही होता है, होम पेज कहते हैं, और कोई भी पेज नहीं होता, उसके लिए बेस्ट सूट करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप मल्टीपल पेजेस की बात करो तो वहां पे सीएसएस जो होगा वो पेज वाइज डुप्लीकेट होता जाएगा। हर पेज में जाके मुझे बार बार इस चीज को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। मान लो आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो नेविगेशन बार जो टॉप बार होता है जिसे हम हेडर कहते हैं और एक फुटर कहते हैं, वो आपका सेम उसमें यूआई तो सेम होगा, सीएसएस सेम ही लगा होगा। देखो, प्लेस तो आपको कोड करना पड़ेगा एचटीएमएल में, यहाँ पे तो आपको दिक्कत है कि आपको बार बार लिखना पड़ेगा, लेकिन ये तो आपका रीयूजेबल है, तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब ये दिक्कत है, तो अब क्या किया जाए। तो अगर आपको लगता है कि मुझे एक यूनिवर्सल फाइल बनानी है, अगर उस पर मैं चेंज करूं तो जो भी उस पेज को लिंक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस सीएसएस फाइल को यूज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली सब में सेम आपको स्ट्रक्चर मिल जाए, वो है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। चलो उसके बारे में जानते हैं। अगर आपको एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनानी है तो आपको लिखना पड़ेगा, कोई भी नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, मैं स्टाइल ले रहा हूं डॉट सीएसएस। अभी तक हम एचटीएमएल फाइल बना रहे थे, अब सीएसएस फाइल की बात करो। जब जेएस पढ़ोगे तो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है, अगर आपका जावा है तो डॉट जावा फाइल, वो डॉट क्लास फाइल बना देता है। तो हर एक आपका लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसी से एक्सटेंशन बन जाता है। चलो इसकी बात करते हैं। अब इसके अंदर मुझे कोड लिखना है सीएसएस का। यहाँ पे जो भी मैं कोड लिखूंगा सीएसएस का ही तो होगा। जैसे लाइक आपका यहाँ पे लिखा था आपने, इसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे सीएसएस का कोड रहेगा, याद रखिएगा, जो भी कोड आप लिखोगे। तो मैं क्या करूं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर आपको कोड लिखना है तो सेम एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, कोड लिखने में कोई चेंज नहीं है, सेम आपका स्ट्रक्चर मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूं और इसको हम यूज करना ओपन विथ लाइस होगा। अब आपका ब्लैक कलर आ रहा बाई डिफॉल्ट, क्योंकि ये फाइल जो है ये एक्सटर्नल फाइल है, ये फाइल अलग है, अब एचटीएमएल फाइल अलग है। जब ये दोनों फाइल अलग है तो भाई कैसे जानता होगा, कैसे वो लोड करेगा। एक चीज बता दूं, जब कभी भी जब कभी भी आप किसी यूआरएल को हिट करते हो, वो आपका किससे चेक किया, पहले डोमेन चेक किया जाता है, डोमेन से डोमेन नेम सर्वर पे जाता है, चेक करने के बाद फिर वो आईपी पे रिडायरेक्ट होता है। आईपी से ये चेक किया जाता है कि आपने किस फाइल की रिक्वायरमेंट है, होम पेज की रिक्वायरमेंट है, अबाउट पेज की रिक्वायरमेंट है। तो एक फाइल ट्रांसफर होती है सर्वर टू आपके लोकल क्लाइंट, इसे कहते हैं, ये जो हम काम कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड है अभी। तो ट्रांसफर होगी, डाउनलोड होगी, एक ही फाइल
डाउनलोड होती है पहले, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट फाइल, जिसको हम एचटीएमएल फाइल भी बोलते हैं। अगर मुझे चेक करना तो कहां चेक करूंगा? सिंपल सा नेटवर्क टैब में जाओ। ये है करता धरता। आपके ब्राउजर में किसी भी यूआई को दिखने में किस किस चीज की आपको जरूरत पड़ रही है, वो सारा ये बताता है। मान लीजिए मैंने इसको क्लोज किया, इसको मैंने किया कमेंट, और यहां लिख दिया अलग से stripe.com। एक सिंपल सा पेज है ये। अब मैं यहां पे इसको रिलोड करता हूं, देखना, इसको नोटिस कीजिएगा। तो जितने भी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे क्या है? फाइल्स हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट फाइल, ये डाउनलोड होता है। फिर इसको एचटीएमएल फाइल ही बोलते हैं। इसके अंदर लाइन बाय लाइन कोड रीड किया जाता है। क्लिक करके दिखाता हूं मैं आपको। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? इसको क्लोज करते हैं। देखो ये फाइल है, ये एचटीएमएल की फाइल है, ये डाउनलोड होती है। अब जब ये डाउनलोड होगी ना, तो ये फिर रीड करेगा लाइन बाय लाइन। जिस भी आपने यहाँ पे यूआरएल पास किया, आपने कोई इमेज का पाथ दिया, आपने यहाँ पे सीएसएस का पाथ दिया, तो जैसे जैसे ये रीड करेगा वैसे वैसे फाइल को डाउनलोड करना चालू कर देगा। ये जितने भी स्टाइल दिख रहे हैं ना, ये सब सीएसएस फाइल्स है। स्टाइल की बोलो सीएसएस फाइल। फिर अगर आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, ये सारी सीएसएस फाइल्स है। फिर ये स्क्रिप्ट दिख रहा है ना, ये जेएस की फाइल है। ये हमने उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा था, इसीलिए वो डाउनलोड कर रहा है। ये पीएनजी एसवीजी फाइल्स, पीएनजी एसवीजी फाइल्स, स्क्रिप्ट फाइल्स, ये क्या हो रही है? सारी डाउनलोड हो रही। और ये अगर बेसिकली डाउनलोड हो रही है, तो कहां पे हो रही है? आपके ब्राउजर। कहां पे भाई? आपके ब्राउजर। जब ये प्रॉपर डाउनलोड हो जाएगा, तभी आपको यूआई में दिखता है। मान लो सीएसएस फाइल प्रॉपरली डाउनलोड नहीं हुई, तो आपको यूआई नहीं दिखेगा अच्छा सा। अगर आपकी जेएस फाइल डाउनलोड नहीं हुई, तो फंक्शनैलिटी नहीं चलेगी। लाइक मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, कुछ ये ना, क्लिक करो, ये जेएस के थ्रू आ रहा है, ये नहीं चलेगा। अब कभी कभार आप देखते होंगे कि आपने एक क्या किया, कोई वेबसाइट डाउनलोड, मतलब वेबसाइट को हिट किया, और आपका डेटा कंज्यूम हो गया, डेटा कम हो गया। पहले 1 MB का 2 GB का डेटा था, उसे मान लो 100 MB खर्च हो गई। वो कैसे पता चलता है? साइज पे। ये साइज दिख रही है ना, ये साइज, जितनी फाइल की साइज उतना डेटा आपका गायब, डेटा खत्म, ऐसे ही होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो और वीडियो भाई 1 GB का है, जब वो प्रॉपरली पूरा एक आप वीडियो पूरा देख लोगे ना, आपका 1 GB का डेटा स्वाहा, क्योंकि वो सर्वर से क्लाइंट पे डाउनलोड होता है। ये है आपका मेन, इसीलिए कहते हैं क्लाइंट साइड। इट मींस जो भी जेएस का कोड हो, जो भी सीएसएस का कोड हो, जो भी एचटीएमएल का कोड हो, वो आपके ब्राउजर में चलता है, ना कि सर्वर पे। ये चीज याद रखिएगा। जैसे मान लो जावा पे काम कर रहे हो, नोड में काम करोगे, आप पीएचपी पे काम करोगे, आप डॉटनेट पे काम करोगे, तो वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। नोड जेएस आपका प्रॉपर नोड जेएस इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है फ्रंट एंड बिल्कुल यूज करते। मैं रिएक्ट में आपको नोड से ही यूज करके दिखाऊंगा, यूज तो होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है भाई, कि अगर आप कोई भी फाइल आपके यूआई दिख रही है, आपको डाउनलोड हो रही है, तो समझ लीजिएगा वो पहले आपके लोकल में, आपके ब्राउजर में डाउनलोड हुआ। जब वो प्रॉपरली डाउनलोड हुआ, तो जो भी आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, कुछ भी आपको दिख रहा है, जो रन कर रहा होगा बिहाइंड द सीन्स कोड, वो आपके ब्राउजर में कर रहा है, वो सर्वर पे नहीं कर रहा, जहां पे आपने होस्ट किया था। क्लियर है? इसीलिए दो तरीके की टेक्नोलॉजी बोला जाता है, एक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी।
इट मीन्स जो भी एक्सटर्नल चीजें होती हैं वो पहले आपके ब्राउजर में डाउनलोड होंगी, तभी आपको दिखेगा, तभी आपको दिखता है। आप इतना समझ में आया? यहां तक क्लियर है ना? अब एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, स्पेक करते हैं। क्या स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल डाउनलोड हुई? यहां देखते हैं। इसको रिलोड किया, WS को इग्नोर मारना, वेब सॉकेट लाइव सर्वर चला था, इग्नोर मारिए। सीएसएस डॉट एचटीएमएल फाइल ये डाउनलोड हुई ना, तभी ये दिख रहा है। अगर ये डाउनलोड नहीं होता तो यूआई में नहीं दिखता। इसको क्लिक करो, पूरा आपको दिख जाएगा कोड। ये एक्सटर्नल कोड है जो लाइव सर्वर चलाता है। वेब सॉकेट रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे चैट एप्लीकेशन है, वो रियल टाइम कम्युनिकेशन में काम करता है। आपका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वो रियल टाइम कम्युनिकेशन में काम करता है। तो वो आप खुद से बनाओगे या तो आपको कहीं ना कहीं से मिलता है जो यूज कर रहे हो डेली टू यूज। क्लियर? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? जब ये डाउनलोड हुआ तो यहाँ पे कहीं पर मैंने सीएसएस की फाइल की बात ही नहीं करी, तो क्यों डाउनलोड करेगा बात? सिंपल सी है बात। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बताएंगे। एक फाइल है जो स्टाइल्स और सीएसएस नाम की है, आपको उसको क्या करना है? डाउनलोड करना है। और उसके अंदर जो सीएसएस है वो यहाँ पे यूआई में रिप्रेजेंट करना है। तो लिखना पड़ेगा LIN के लिंक REL। ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है लिंक का। लिंक के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे। जो हमें जानना है हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। सिंपल सी बात। ज्यादा जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है एसईओ में। जिसकी हमें जरूरत है हम उसे पढ़ें, दैट्स इट। गुड टू गो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप गूगल क्रोम कीजिए, दैट्स इट, आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मेन मेन चीज है उनकी जरूरत हमें। रेल के अंदर मैं लिखूंगा स्टाइल शीट, ये लिखना कंपलसरी है। ये जो रिलेटिव है ये बताता है आपको लिंक को या ब्राउजर को कि जो आपने यहाँ पे लिंक किया है, जो आप लिंक टैग यूज कर रहे हो, इसका मेन पर्पस क्या है। अगर आपने यहाँ पे स्टाइल शीट लिखा है तो इसके बाद जो आप दोगे उसको HREF में दोगे। इसको कहते हैं हाइपरलिंक रेफरेंस। इसके अंदर आप फाइल का पाथ दोगे। पाथ दो प्रकार के होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। फिलहाल से अभी मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख लीजिएगा। जब मैं एंकर टैग आपको बताऊंगा तो आप मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल के लिए जिस फोल्डर में आपने css.html फाइल बनाई है उसी फोल्डर में style.css फाइल बनाए और कुछ इस तरीके से डायरेक्ट उसका नाम लिखो, दैट्स इट। उसके बाद इसको क्लोज कीजिएगा। ये भी आपका ओपन टैग ही है, ये क्लोज टैग नहीं होता। अब इसको सेव किया, आउटपुट देखें। फाइल डाउनलोड हुई यहाँ पे। अगर ये फाइल डाउनलोड नहीं होती तो ये यूआई में रिप्रेजेंट नहीं होती। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर हो चुका है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा। मैं रेड लिख देता हूं। देख रहे हैं यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS ऐड हुआ है ना। अब मान लो मैं इसको रिलेटिव को हटा देता हूं, हटा दिया। अब देखो क्या फाइल डाउनलोड हुई यहाँ पे, स्टाइल डॉट CSS नाम से आया? नहीं आया। नहीं आया तो क्यों दिखेगा ये भाई? और ये जो आपका रिलेटिव था वो बताता है कि आपने जो पाथ दिया वो क्या है, क्या काम करेगा, वो उसका मकसद क्या है। वो है आपका ये वाला, डाउनलोड होगी दिख गया। क्लियर भाई? तो ये है आपके पास क्या, आपका क्या, आपका एक्सटर्नल फाइल। फायदे की बात करते हैं, जहां आप बहुत बड़ी लाइन का कोड लिख रहे थे वहां पे आपको ये लिखना, और ये जहां जहां पे आपने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया होगा आप इस फाइल में चेंज करो। जितने भी फाइल आपने इसको कनेक्ट किए होंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, ये तो लिखना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है हर फाइल में जाके ये तो लिखना पड़ेगा। इससे फायदा ये है, ये आपका यूनिवर्सल फाइल बन जाएगा। इसमें चेंज करो, जहां जहां भाई इस फाइल को आपने इंक्लूड किया होगा ऑटोमेटिकली वहां पे वो आपको सीएसएस मिल जाएगा। मतलब एक जगह चेंज करो और मल्टीपल जगह आपको आपको वो वाला यूआई मिल जाएगा। इंटरनल में क्या था कि मुझे 1 बाय 1 जाके चेंज करना पड़ रहा था। इससे आप 100 फाइल बनाओ, 150 फाइल बनाओ, सीएसएस की एक फाइल बनाओ, एचटीएमएल की 100 फाइल बनाओ, डजेंट मैटर। एक फाइल में चेंज करोगे
और 100 फाइल में आपने इस तरीके से लिखा है, तो 100 फाइल में उसको चेंजेस देखने को मिलेगा। ये फायदा है इसका। तो आपके काम को बचा दिया। तो जब आप बना रहे होंगे फाइल, तो ये तो इंक्लूड कर ही लोगे उस टाइम पे। एक बार की मेहनत है, बाकी आपका फायदा। ये है आपका एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है। एज अ डेवलपर मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सटर्नल फाइल बनाएं। वो यूनिक रहता है, कोड डुप्लीकेसी नहीं होती है, उसका ये फायदा होता है। ठीक है। कोड डुप्लीकेसी नहीं होगी, यूनिकनेस रहेगा, इजी टू कोड, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर आप इंटरनल लिखोगे तो कोड डुप्लीकेसी होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए हम उसको नहीं देते, देना पसंद नहीं करते। अब अगर बात करो, हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं। इसमें मैंने रेड लिखा है, इसमें मैंने यहां पे ऐसे लिखा। हम दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं, मैंने बहुत किया। अब वो कौन सा केस है उसे बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं दोनों की प्रायोरिटी क्या है। इनलाइन की तो टॉप नोच होती है, जो लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर आप यहां पे यूज कर रहे हो इंटरनल और एक्सटर्नल की, तो प्रायोरिटी किसकी होगी, एक्सटर्नल फाइल की होगी या इंटरनल फाइल की होगी। यहां पे डिपेंड करता है किसको आपने बाद में लिखा। अभी मैंने यहां पे क्या लिखा है बाद में, स्टाइल डॉट सी एस एस एक्सटर्नल फाइल। आउटपुट देखना क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। और रेड कलर कहां लिखा था मैंने, स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में। अब मैं एक काम करता हूं, इसी को ऊपर लगाता हूं, आउटपुट देखिएगा क्या आ गया। ऐसे कैसे, चलो डिवोर्स करते। जब आप कोई भी पैराग्राफ पहली बार लोड होता है, तो उसको ये मिलता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। फिर उसके बाद लाइन नंबर, अगर आप इसको देखोगे, लाइन नंबर 7 पे स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल आया। जैसे ये डाउनलोड होगा वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके फाइल का अंदर का कोड, तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद उसे मिला था पैराग्राफ में रेड कलर। उसके बाद जैसे ही वो नीचे आया, तो स्टाइल एट्रीब्यूट में हमने सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी दी है और यहां पर भी दी है। तो यहां पे क्या करेगा, पहले वाला जो वैल्यू है वो बाद वाला उसको ओवरराइड कर देगा। अगर प्रॉपर्टी सेम है, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। एक प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन वैल्यू अलग अलग होगी, तो बाद वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी ना कि पहले वाली। इसीलिए आपको यहाँ पे लाइन थ्रू मिल रहा है। क्लियर है। तो अगर मान लो मैंने इसको नीचे लिखा, तो यहाँ पे पहले ग्रीन चलेगा और फिर रेड चला। ठीक है। जबकि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसे, तो पहले आपका रेड चला फिर ग्रीन चला। क्लियर है। तो जो बाद में आएगा वो एग्जीक्यूट करेगा। इनलाइन सीएसएस का सबसे पहले एग्जीक्यूट होने का फंडा यही है, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली टैग के साथ लिख रहे हो। तो सबसे लास्ट में तो यही चलेगा, पहले आपका ये चलेगा, इनलाइन इंटरनल बोल लो, फिर एक्सटर्नल बोल लो। जैसे टैग लोड होगा साथ में आपका लोड हो रहा है ये, तो सबसे लास्ट में तो यही चल रहा है। सिंपल सी बात है, इसीलिए इसकी प्रायोरिटी टॉप पे रहती है। अब क्वेश्चन राइज होता है क्या दोनों को साथ यूज करना चाहिए, कर सकते हो। मैं यूज केस बताता हूं। मान लो आपने 5 फाइल बनाई, पांचों फाइल के लिए सीएसएस लिखा। कभी कभार क्या होता है, 5 में से 4 फाइल में इजीली स्मूथली वर्क कर रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक फाइल में थोड़ा छोटा मोटा चेंज आता रहता है, दिक्कत आ रही होती है। तो उस चेंज को चेंज करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस को ऊपर, उसके बाद लिखूंगा इंटरनल सीएसएस को, ताकि कुछ वैल्यू को मैं ओवरराइड कर सकूं। तो जब कभी भी यूज करो इंटरनल एक्सटर्नल को, तो पहले एक्सटर्नल को लिखो, बाद में इंटरनल को लिखो, ताकि जो वैल्यू को आपको चेंज करना है आप उसको इजीली कर पाओ। अदरवाइज वो चेंज नहीं होता। इंपॉर्टेंट को इग्नोर मारिएगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे कैसे हम सीएसएस को यूज करेंगे, जो 3 तरीके थे हमने उसको ब्रीफ डिस्क्राइब किया है।
हम इसको एक बार दोबारा से देखेंगे जब सीएसएस को पहली बार दोबारा पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही है।